दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ बागबानी यानी हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के रिलेटेड ही बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चोपड़ा आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं बहुत धमाकेदार वीडियो है। खरपतवार किसान का दोस्त है या दुश्मन है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। इस वीडियो में मैंने मेरा अनुभव और अलग अलग किसानों का पूरा अनुभव लेके मैंने इस वीडियो को तैयार किया है आप तक रखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में जो टॉपिक है वो टॉपिक से किसान बहुत परेशान है। इस टॉपिक की वजह से किसान अपने खेत में बहुत सारा खर्चा कर देता है और उसका कुछ रिटर्न नहीं है। ये खर्चे के पीछे उसका कोई रिटर्न ही नहीं है, तो क्यों इतना खर्चा कर रहा है और क्यों करना चाहिए, या कर रहे तो सही है या गलत है, ये हम बाद में सोचेंगे। लेकिन इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें और इसके बाद आप समझने की कोशिश करें। ये वीडियो कैसा लग रहा है वो मुझे कमेंट करके भी आप बताइए, और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ शेयर करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइए। जो फसल लगाते हैं खेत में उसके बीच में अपने आप जो निकल जाता है उसको हम खरपतवार बोलते हैं, जो हमारे काम का नहीं है। और उसमें से कुछ वनस्पतियां ऐसी है जो हम हमारे पालतू प्राणियों को चारे के रूप में खिलाते हैं। वो सूखा चारा बना के भी खिला सकते हैं और हरा चारा खिला सकते हैं, जो हम उसको घास बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो अपने आप निकली हुई वनस्पति है जिसको खरपतवार बोलते हैं, क्या ये हमारे दुश्मन है या दोस्त है, वो डिसाइड करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम बात करेंगे वैसे ही जो अभी का जो किसान का माइंड है उस हिसाब से। तो दोस्तों ये खरपतवार या घास किसान का दुश्मन कैसे बन गया, ये आप और मुझे सोचने की ज़रूरत है। लेकिन वही खरपतवार या घास को सही तरीके से हम उपयोग करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा हमारा दोस्त बन जाएगा। कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे आगे, लेकिन आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और समझने की कोशिश करें मेरा ये वीडियो को। दोस्तों घास या खरपतवार उसका उपयोग कैसे करें हम, तो अभी तो क्या है कि हमारी जो फसल लगाई है उस फसल में से जो अपने आप निकल आती है सब वनस्पतियाँ, उसको हम मैनुअल हाथ से या ब्रश कटर से या ट्रैक्टर से हम उसको निकाल देते हैं। वनस्पति का कोई भी पार्ट्स अवशेष ले लो, उसको जैविक बायोमास कहते हैं। अगर वही जैविक बायोमास का आप सही तरीके से उपयोग करना चालू कर देते हो आपकी फसल में, तो ये सबसे बड़ा आपका दोस्त बन जाएगा। आच्छादन के रूप में उपयोग करते हैं तो उससे क्या परिवर्तन आ सकता है आपकी खेत में, आपका कितना पैसा बच सकता है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, उसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों बागबानी फसल या कोई भी अन्य फसल के साथ आप जैविक बायोमास का काष्ठ आच्छादन के रूप में उपयोग कर सकते हो। और दूसरा, जो खड़ी फसल है आपकी उसके साथ अगर कोई भी खरपतवार निकला है उसको सहजीवी फसल के रूप में आप वहाँ पर रहने दो, उस रूप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। दोस्तों हमारे देश के अंदर बहुत किसान ऐसे हैं जो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, बागबानी फार्मिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं खास ऐसा पॉइंट कवर करता हूं कि मैं बागबानी फार्मिंग के लिए इसका यूज़ कैसे करें उसके रिलेटेड ही वीडियो में बना रहा हूं। अगर इस पॉइंट का आप आपकी और कोई भी फसल में उपयोग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों नोट करिए, आप स्पेशल बागवानी फसल के लिए इस पॉइंट को कनेक्ट करिए। दोस्तों अगर आपके पास हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है तो उसमें आप खरपतवार निकालना बंद कर दीजिए। अगर खरपतवार निकालना बंद कर दिया तो आपका जो मेन क्रॉप है उसको सहजीवी क्रॉप मिल जाएगा और आपका खरपतवार निकालने का खर्चा बंद हो जाएगा और इससे आपका इनकम में भी प्रॉफिट होगा। बड़ा हुआ घास है वो आपकी फसल के लिए काष्ठ आच्छादन के रूप में आपको काम आ जाएगा। आपको बाहर से कहीं से और अवशेष लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके खेत से ही आपको अवशेष मिल जाएगा।
तो आपका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा भी बच जाएगा और जो अवशेष परचेस करने पड़ेंगे उसका कॉस्ट भी आपका बच जाएगा। उधर ही उधर पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों, काष्ठ आच्छादन करने से ज़मीन की पानी संग्रह करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। पानी संग्रह करने से हमें पानी देने की ज़रूरत कम रहेगी और हमारी फसल को पानी की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी। तो क्या होगा कि हमारा जो पानी देने का टाइमिंग है वो लेट हो जाएगा। मतलब हमें जो फ्रीक्वेंसी से दे रहे थे वो फ्रीक्वेंसी से हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम पानी चाहिए तो वहाँ पर हमारा जो बिजली का बिल है वो भी कम हो जाएगा। बहुत किसानों की ज़मीन ऐसी है जो पानी की कमी की वजह से वो फट जाती है। अगर उसी ज़मीन पे हमने काष्ठ आच्छादन कर दिया तो वो पानी की नमी बनी रहेगी वहाँ पर और वो ज़मीन फटेगी नहीं। अगर ज़मीन फटती है तो हमारी जो फसल है उसके रूट है वो टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है पौधे का वो रुक जाता है और पैदावार कम हो जाती है। अगर वहाँ पर काष्ठ आच्छादन हो जाता है तो वो ज़मीन फटना बंद हो जाएगी, पानी की नमी बनी रहेगी इसकी वजह से, और हमारे जो रूट टूटने वाले थे वो टूटने की जगह वो लंबे बनना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ग्रोथ हमारा पौधे का अच्छा हो जाएगा और अच्छा ग्रोथ के बाद अच्छा फसल हम ले सकते हैं, जिससे हमारी इनकम बढ़ सकती है। दोस्तों, अगर आपने काष्ठ आच्छादन कर दिया तो वो काष्ठ आच्छादन रात्रि के समय ज़मीन से निकला हुआ वराब का पानी है उसको सोख लेते हैं और वही पानी को पूरे दिन भर पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराने में हमारे पौधों को मदद करती है। दोस्तों, जिस प्रकार की मिट्टी में जिस प्रकार की वनस्पति होती है जिसको हम घास या खरपतवार बोलते हैं, वही घास या खरपतवार वही मिट्टी को सुधारने में अमृत जैसा काम करती है। इसके ऊपर दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो वही मिट्टी को सुधारने के लिए सबसे बेहतरीन काम करे। इसका मतलब क्या होता है कि जो ज़मीन में जो खरपतवार निकला वही खरपतवार वही ज़मीन को सुधारने के लिए अमृत है। दोस्तों, बागबानी फसल में प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि जो हमारी फसल है और खरपतवार है उसके बीच में कहीं पे भी स्पर्धा नहीं है, कंपटीशन कहीं पे भी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ है, सहकार से काम होता है। ये कुदरत की व्यवस्था है। लेकिन दोस्तों, जी हाँ, उसमें समझना ये भी है कि अगर आप छोटी फसल उसके बीच लगाते हैं तो उसके साथ कंपटीशन हो सकता है। किस चीज़ का? एक पानी का और दूसरा धूप का। ये दो चीज़ का कंपटीशन हो सकता है। वहाँ पर आपको खरपतवार को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके साथ रहेगा तो वो नीचे से जड़ें एक दूसरे के अगल बगल में रहेगी तो वहाँ से पानी और खाद का कंपटीशन करेंगी, और अगर उसकी खरपतवार की हाइट अपनी फसल से ऊपर चली जाएगी तो वहाँ पर वो सनलाइट का कंपटीशन होगा। हमारी फसल को सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। तो जहाँ पर एक लेवल पे हमारी फसल और घास यानी खरपतवार हो जाता है वहाँ पर हमें उसको नियंत्रण करना ज़रूरी है। लेकिन बागबानी फसल में कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। हो सकता है शुरुआत के स्टेज में हमें उसको नियंत्रण करना पड़े। जैसे बड़ी हो जाती है हमारी फसल, पौधे बड़े हो जाते हैं तो इसके बाद इसकी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको उपयोग करना चालू करें। दोस्तों, हम जो काष्ठ आच्छादन का उपयोग करते हैं वही काष्ठ आच्छादन कुछ ही समय के बाद वो गल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वो कंपोस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमारी फसल के लिए वो खाद का काम करेगा। तो वहाँ पर हमारी फसल को खाद की कम ज़रूरत रहेगी, जिससे हमारा खाद का खर्चा भी कम हो जाएगा और हमारी इनकम बढ़ जाएगी। दोस्तों, हमारी फसल के साथ अगर खरपतवार निकल आता है तो वो खरपतवार हमारी फसल के साथ सहजीवी फसल के रूप में काम करेगा, जिससे हमारी फसल को ज़मीन जन्य जो रूट से प्रॉब्लम आता है उसको कंट्रोल करने में काम करेगा, और पोषक तत्व उसको स्टोर करके हमारी फसल को उपलब्ध कराने में भी हेल्प करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो खरपतवार है वो हमारी फसल के लिए पोषण और रक्षण के रूप में काम करेगा। लगातार हम हमारी फसल में काष्ठ आच्छादन का उपयोग करते हैं तो हमारी ज़मीन का जो कार्बन रेशियो है, जिसको CN रेशियो बोलते हैं,
कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जिसको बोलते हैं वो रेशियो बढ़ जाएगा। अगर ये रेशियो एक बार आपने बढ़ा दिया तो आपके फसल में खाद की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी और पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या होता है, खर्चा आपका बहुत कम हो जाएगा और आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। पैदावार बढ़ गई तो सिंपल इनकम भी बढ़ जाएगी। जो आपकी मिट्टी है, जो आपका खेत है, उसी खेत में जो वनस्पति के रूप में खरपतवार निकला है, उसी खरपतवार का आप हर साल, हर टाइम, हर सीजन में अगर आप काष्ठ आच्छादन के रूप में उपयोग करते हैं तो वही खरपतवार आपकी मिट्टी को अच्छी बनाने में आपका हेल्प करेगा। इसका मतलब है कि आपका जो खेत से निकला हुआ खरपतवार है उसका ही काष्ठ आच्छादन आपकी ज़मीन के अंदर जो क्षार पड़ा है उसको डिसॉल्व करने में या फिर पीएच को मेंटेन करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। ये खरपतवार आपका दुश्मन नहीं, दोस्त है। दोस्तों, बहुत किसान ऐसे हैं जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ बाज़ार से ला के छिड़कते रहते अपने खेत में। क्या हासिल कर रहे हैं हम इस दवाई को छिड़कने से? पहली बात, एग्रो का बिल आपका बढ़ जाता है। दूसरा, लेबर का कॉस्ट आपका बढ़ जाता है। तीसरा, सबसे बढ़िया घटिया काम है वो ज़मीन को बर्बाद करने का। वीडीसाइड जितना भी आप स्प्रे करोगे आपकी ज़मीन में, मिट्टी में, इतना ही आपका मिट्टी बंजर बनता चला जाएगा, बंजर बनता चला जाएगा। हो सकता है आज आप फार्मिंग कर रहे हो लेकिन आने वाले टाइम में आपकी अगली पीढ़ी वही खेत से कोई पैदावार ही नहीं निकालेगी। तो आपकी जिम्मेदारी है इसी मिट्टी को मेंटेन करके चलिए, अच्छी पैदावार निकाल के आइए और अगले जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ज़मीन को अच्छी स्थिति में वहाँ पर छोड़ के जाइए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, काष्ठ आच्छादन जो मैं बता रहा हूँ, आपकी खेत से निकला खरपतवार आपकी ज़मीन में निकले हुए खरपतवार को ही कम करने का सबसे बड़ा काम करेगा अगर आपने उसका काष्ठ आच्छादन के रूप में उपयोग किया। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि खरपतवार का कंट्रोल करने के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है। वही खरपतवार आपकी ज़मीन में निकला खरपतवार को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा दवाई है, जिसको हम वीडीसाइड बोलते हैं। एक बार आपने खरपतवार का वहाँ पर काष्ठ आच्छादन बना दिया और वही काष्ठ आच्छादन जब तक आपके खेत से ख़त्म नहीं होगा, गल के खाद में ट्रांसफ़र नहीं होता है, और अगर हो गया तो आप दोबारा उसके ऊपर खरपतवार का काष्ठ आच्छादन बना दीजिए। तो दोस्तों क्या होगा, वही खरपतवार का काष्ठ आच्छादन है, आपके खेत में कभी भी वहाँ पर खरपतवार निकलने नहीं देगा, वहाँ घास निकलेगी नहीं। ये मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं, बहुत किसानों ने देखा है कि आपके खेत में जैसे फसल के बीच में खरपतवार निकला उसको निकाल के एक जगह बंडल बना के रख देते हैं, तो देखिए आप वहाँ पर खरपतवार निकलता ही नहीं है। तो ये क्या बता रहा है कि भैया इधर डाल दिए तो इसके अच्छा है कि यहाँ पर आपको खरपतवार निकल रहा है उसी जगह पे डाल दो। तो क्या होगा कि हमारे खेत से खरपतवार का कंट्रोल करने का झंझट ख़त्म हो जाएगा और दूसरा बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। जो नुकसान है वो बंद हो जाएगा, बेनिफिट हमें चालू हो जाएगा। दोस्तों, आप लगातार काष्ठ आच्छादन का उपयोग करते रहे तो आपकी ज़मीन में वापसा की स्थिति क्रिएट हो जाएगी। जैसे वापसा की स्थिति क्रिएट हो जाएगी, इसके बाद आपके पौधे की जड़ें हैं वहाँ से पानी उठाना चालू कर देगी और उसको कभी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। लगातार हम काष्ठ आच्छादन करके गए तो वहाँ पर ह्यूमस की निर्मित चालू हो जाएगी। एक बार ह्यूमस का निर्मित चालू हो गया तो आप समझिए कि वहाँ पर पौधे की जड़ों को खाना उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल फॉर्म में उसको पोषक तत्व मिल जाता है, जिससे पोषक तत्व उठाने की उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो वहाँ पर आपको खाद की ज़रूरत न के बराबर हो जाएगी, मतलब उसका खाद का खर्चा आपका बहुत कम हो जाएगा, या फिर कम खाद में भी आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकोगे। बागबानी फसल के साथ या कोई भी फसल के साथ अगर खरपतवार या घास साथ में खड़ा है तो वो सजीव आच्छादन का काम करेगा। इसके साथ साथ
वो सोलर एनर्जी को ज़मीन में स्टोर करने का भी काम करेगा और कॉस्मिक एनर्जी को भी ज़मीन में स्टोर करने का काम करेगा। दोस्तों, जितने भी वनस्पति के पत्ते हैं जिसका कलर हरा है, वो सभी वनस्पति के पत्ते सोलर एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। तो मैं आपको सिंपल एक सवाल पूछूंगा कि आप देखिए आपके खेत में कितने हरे पत्ते हैं और कितनी लैंड ओपन पड़ी है। जितना लैंड आपका ओपन है उतना ही रिचार्ज कम होगा। सोलर पैनल आपके खेत में बढ़ाइए, सिंपल मैं बात कर रहा हूँ। जितनी सोलर पैनल बढ़ जाएगी आपके खेत में उतना सोलर एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगा, कॉस्मिक एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। जितनी एनर्जी आपके खेत में ज़्यादा स्टोर होगी उतनी ही जड़ों को डेवलप होने में हेल्प मिलेगी। जितनी जड़ें डेवलप होने में हेल्प मिलेगी उतना ही ऊपर का जो पौधा है उसका ग्रोथ अच्छा होगा, और जितना ही ग्रोथ अच्छा होगा उतनी पैदावार अच्छी होगी। जितनी पैदावार अच्छी होगी उतना ही हमारा इनकम अच्छा होगा। ये सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। हमारे खेत में काष्ठ आच्छादन के रूप में या सजीव आच्छादन के रूप में खरपतवार हम उपयोग करते हैं तो हमारी जो खेत का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो हीट पकड़ेगी नहीं, क्योंकि ऊपर सोलर पैनल फिट कर दिए हमने। तो ये टेम्परेचर डाउन करने के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों, ज़मीन में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु जिसको हम बैक्टीरिया, फंगस और देसी केचुए बोलते हैं, जो सब हमारे दोस्त है, हमारे मित्र है, उसको बढ़ाने के लिए, उसका जीवन निर्वाह के लिए उसको दो चीज़ की ज़रूरत रहती है। एक तो अंधेरा चाहिए उसको, और दूसरा है उसको पानी की नमी चाहिए। तो ये कैसे मेंटेन करेंगे हम अपने खेत में? तो उसका एक ही इलाज है, हम वहाँ पर आच्छादन करके, चाहे सजीव आच्छादन कर दे या काष्ठ आच्छादन कर दे। अगर एक बार काष्ठ आच्छादन कर दिया वहाँ पर, तो ये सारे जीव आराम से अपना जीवन निर्वाह करेंगे और अपनी पीढ़ियाँ को एस्टैब्लिश करेंगे। और दोस्तों, हमारा ये सब दोस्त है और दोस्ती की पीढ़ियाँ का हम यहाँ पर एस्टैब्लिश कर देंगे तो वो हमारे लिए तूफान मचा देगा, इतना ज़बरदस्त काम करेगा। इसके साथ हमारा बेनिफिट ये हो जाएगा कि वो कभी भी हमसे सैलरी नहीं मांगेगा, और कभी भी हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भैया आप ये करिए वो करिए, टाइम पे आते नहीं हो, टाइम पे जाते नहीं हो, टाइम पे सही काम करते नहीं। ये नहीं दोस्तों, ये प्रकृति की व्यवस्था है, किसान का दोस्त है। अपने टाइम पे 24 आवर 24 घंटे वो काम करते ही रहते हैं। हमें उसके ऊपर निगरानी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक बार उसको चाहिए वैसा क्लाइमेट खड़ा कर दो, बस उसको आनंद ही आनंद आ जाएगा। दोस्तों, हम काष्ठ आच्छादन करते हैं तो अपनी ज़मीन के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है, फंगस है, बैक्टीरिया है, देसी केचुए है, अन्य जीव जंतु है जो हमारे मित्र है, उसकी संख्या बढ़ाने में हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। वो एक बार हमने कर दिया तो हमारी ज़मीन को मुलायम बनाने में, सॉफ्टी बनाने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। और दुनिया का यही एक ऐसा उपाय है जो नेचर ने हमें दिया है। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि 10 फीट के अंदर जाके हम उस पोषक तत्वों को नीचे से उठा के ऊपर लाए, जो ऊपर वाली फसल है उसको हम खिलाएं। ये कुदरत की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है, जिन्होंने हमें बहुत बड़ा ये गिफ्ट दिया है। तो दोस्तों, इस चीज़ को हमें मेंटेन करना एकदम ईजी है। क्या जो मैंने बताया, आपके खेत का निकला हुआ जो खरपतवार है उसी का ही आप काष्ठ आच्छादन के रूप में उपयोग करें। दोस्तों, काष्ठ आच्छादन करने से हमारी ज़मीन में केंचुए और बैक्टीरिया और फंगस की संख्या बहुत बड़ी लंबी चेन बन गई। तो इसके बाद जो हम ट्रैक्टर से जुताई करते हैं और बाद में जैसी ज़मीन बनती है उससे भी 100 गुना अच्छी ज़मीन ये सारे जीव हमें बना के दे देंगे। इतना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये सारे जीव जो प्रकृति ने हमें दिया है। तो उसको हमें संभाल के रखना है, उसके ऊपर कोई दवाई बवाई नहीं छिड़कनी है जो उसकी पीढ़ियों को हम ख़त्म करें। ये सोचिए, ये समझिए कि उसकी पीढ़ियाँ ख़त्म होगी तो हमारी पीढ़ियाँ ही ख़त्म होगी। दोस्तों, आच्छादन के साथ हमारी ज़मीन की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए
कि आज आच्छादन किया तो कल हमारी ज़मीन की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रकृति में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को पूरा एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब जाके ये स्थिति आपके फार्म में, आपकी मिट्टी में क्रिएट होगी। एक बार ये स्थिति क्रिएट हो गई, बाद में आपका जो प्रोडक्शन है, आपकी जो पैदावार है वो बहुत बढ़ जाएगी और आपका जो खर्चा है बहुत कम आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपका जो इनकम है वो भी ऑफ कोर्स बढ़ने वाला ही है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। तो आप सोचिए, घास या खरपतवार किसान का दोस्त है या दुश्मन है? तो मेरे हिसाब से और मेरा अनुभव के हिसाब से ये खरपतवार है वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। और जो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ उसमें मैं उसका भरपूर इस्तेमाल करता हूँ, उसको कभी फेंकता नहीं हूँ। और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी किसान को मैं ये नहीं बोलता हूँ कि यहाँ से आप उठा के ले जाइए, नहीं। मेरे खेत का खरपतवार या घास जितना भी निकलता है उसका मैं वहीं पर ही उपयोग करता हूँ, जिससे मेरी फसल में कभी बाहर से खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ एडवांस जीवामृत का ही यूज़ कर रहा हूँ। वो एडवांस जीवामृत से मेरे जो फसल का जो बीच में खरपतवार निकला उसका जो काष्ठ आच्छादन बना है वो काष्ठ आच्छादन गल के वहीं पर ही खाद के रूप में ट्रांसफ़र हो जाता है और वापसा और ह्यूमस का निर्मित ज़ोरदार हो जाता है, जिससे फसल अपना पानी आराम से ले सकती है और अपना खाद भी आराम से ले सकती है। तो दोस्तों आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से मेरी ये बात को समझने की कोशिश करना, और आपको अच्छी लगे तो इस चीज़ को आप आपके फार्म में ज़्यादा नहीं तो कम, लेकिन एक बार इस चीज़ को 2 से 3 साल तक आप इसका इस्तेमाल करना चालू करिएगा। और दोस्तों जहाँ पर काष्ठ आच्छादन का उपयोग करते हैं वहाँ पर 3 चीज़ को डालना नहीं है। क्या है वो? पहले खरपतवार के लिए कोई दवाई नहीं डालनी है, दूसरा फफूंदनाशक स्प्रे नहीं करना है, फंगीसाइड का कोई स्प्रे नहीं करना है, और तीसरा है कि पेस्टिसाइड का और बैक्टीरियासाइड का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि हम वहाँ पर अपने दोस्त को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। अगर उसी जगह पे हमने फफूंदनाशक या बैक्टीरियानाशक या पेस्टिसाइड डाल दिया तो वो अपने दोस्त भी उसके साथ साथ दुश्मन के साथ मर जाएंगे, तो वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा किसान के साथ शेयर करना, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसान की हेल्प कर सके। और दोस्तों आप हमारी चैनल पे पहली बार आए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाना, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचाते रहे। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक के चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका टॉपिक है उसके ऊपर बढ़िया सा वीडियो बना के हर किसान के साथ मैं शेयर करूं, ताकि हम एक दूसरे का नॉलेज एक दूसरे के साथ बांट के आगे चलते जाएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।